जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट 16 में, जिसमें हम इंग्लिश के मिसलेनियस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो आज के सेशन में टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, डिस्पाइट ऑफ ए गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट ग्रो अप। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर है तो उस पार्ट को चूज करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, नो एरर। तो देखिए, याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ होता है एक और एक होता है डिस्पाइट। दोनों का ही अर्थ होता है के बावजूद। ठीक, डिस्पाइट ऑफ गुड मानसून, अच्छे मानसून के होने के बावजूद भी द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, देश में अनाज का जो उत्पादन है, डिड नॉट ग्रो नहीं कर पाया। तो के बावजूद के अर्थ में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, कोई एक ही करते हैं, दोनों का नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया गया है, जो कि गलत है। या तो हम लिखेंगे केवल डिस्पाइट या फिर लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। तो इसको सुधारने के लिए या तो हम ऑफ को हटा दें तो हो जाएगा डिस्पाइट, सही हो जाएगा, या फिर हम पूरे इस डिस्पाइट ऑफ को हटाकर इन स्पाइट ऑफ लिख दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोजिंग इफ द ब्राइड ग्रूम डजंट अराइव इन टाइम। मान लो ऐसा कि दुल्हन अगर जो है समय पर नहीं पहुंची फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। सोचो, अगर दुल्हन, जैसे मान लीजिए कभी होता है ना, शादी किसी का जबरदस्ती कर दिया जाता, लोग फिक्स कर देता है, पता चलता है कि शादी का मंडप सब तैयार है, दुल्हन रेस हो गई। कैसे, तो बालकनी से साड़ी नीचे गिरा दी और पकड़ के निकल गई। तो उसी तरह का सेंस है यहाँ पे। तो देखिए, वो भाड़ में जाए सब, हमको देखना है इसमें एरर क्या है। तो याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में सपोजिंग और ऑफ जो है, दोनों एक साथ इनका प्रयोग नहीं करते हैं। या तो सपोजिंग और इफ इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। या तो आप सपोजिंग लिखिए या फिर इफ लिखिए, लेकिन इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे सपोजिंग इफ में से किसी एक को हटा दीजिए। तो चलिए इफ को ही हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सपोजिंग द ब्राइड ग्रूम, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनके आंसुओं को पोंछना। ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। तो यहाँ पे सेंटेंस के किस पार्ट में है, तो याद रखिएगा, वाइप मतलब पोंछना होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वाइप अपने बाद आउट लेता है तो इसका अर्थ होता है कि जैसे सफाया करना के अर्थ में, सफाया करना। और जब वाइप के साथ हम अवे लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पोंछना के अर्थ में, पोंछना। तो आंसुओं को पोंछने के लिए हम क्या वाइप आउट का प्रयोग करेंगे या वाइप अवे का प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा वाइप अवे, यानी कि जो वाइप आउट यहाँ पे दिख रहा है, इस आउट के जगह हम अगर अवे लिख दे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू वाइप अवे द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल said that all the students must dash this exam। प्रिंसिपल ने कहा कि सभी छात्रों को एग्जाम अवश्य देना है या देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें परीक्षा देने के लिए वर्ड चाहिए। अब परीक्षा देने के लिए हम अपीयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गिव का प्रयोग कभी नहीं करेंगे परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के लिए सीट का ही प्रयोग कर सकते हैं और टेक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या तीनों आंसर होगा, जी नहीं। याद रखिएगा, अपीयर जो है
अपीयर हमेशा अपने बाद एट लेता है, ठीक। सीट अपने बाद हमेशा इन लेता है और टेक अपने बाद कुछ नहीं लेता है। यानी कि हम लिख सकते हैं अपीयर एट द एग्जाम या फिर सिट इन द एग्जाम और टेक द एग्जाम। तो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है इसमें खाली स्थान के बाद दिस है, यानी कि ना तो एट है ना इन है, तो यानी कि अपीयर भी नहीं होगा और सीट भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर हो जाएगा टेक। द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट टेक दिस एग्जाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शी वाज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ए ट्री। वह पेड़ के छाये में बैठी थी। वह पेड़ के छाये में बैठी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक और सेंटेंस में एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक तो ये हो गया कि शी वाज सिटिंग द शेड ऑफ ए ट्री, और एक सेंटेंस मान लीजिए शी वाज सिटिंग डैश द ट्री। अब देखिए ऑप्शन सेम है आपके लिए, तो दोनों में अंतर समझिए। ये कहा शी वाज सिटिंग डैश द ट्री, यानी कि वह पेड़ के नीचे बैठी है, तो इसलिए हम यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि वह पेड़ के नीचे बैठी है, तो हम लिखेंगे शी वाज सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेड़ के नीचे जो छाया है उस छाया में बैठी है, ना कि छाया के नीचे बैठी है। आदमी जो है छाया के नीचे नहीं बैठता है, छाया में बैठता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन। शी वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। वह पेड़ के छाये में बैठी थी, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ए मंकी वाज सिटिंग डैश द ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, और इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। ए मंकी वाज सिटिंग ऑन द ट्री। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। पेड़ पर बैठा था, तो आप देखते देखते ऑन मारिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि मंकी जो होता है पेड़ के, देखिए इसको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पिछला वीडियो कुछ प्रीवियस वीडियो देखेगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, कोशिश करता हूँ पेड़ बनाने की, ठीक है। मान लीजिए पेड़ हो गया। अब जब बंदर बैठेगा पेड़ पर, तो क्या बंदर यहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे नहीं ना बैठेगा। अगर बाय द वे मान लीजिए बंदर यहाँ पे बैठा है, तब हम कह सकते हैं कि ऑन द वे, सॉरी ऑन द ट्री। लेकिन बंदर यहाँ पे नहीं बैठता है। बंदर इस पेड़ पे इधर डाली निकला होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक, यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। मंकी वाज सिटिंग इन द ट्री, ठीक। लेकिन यही अगर ब्रांच होता तो ऑन द ट्री हम यूज करते। शायद आगे क्वेश्चन है भी, चलिए उनको देख लेते हैं, ठीक। तो चूंकि पेड़ के ऊपर नहीं बैठा है, यहाँ पे नहीं बैठता है, यहाँ पे अगर बैठा होता तब हम ऑन का प्रयोग करते, और वहाँ पे बंदर बैठ नहीं सकता है, ठीक। ये रियलिटी है। अब आप इमेजिन कर लीजिए, ख्याली पुलाव पकाइए, मारिएगा आंसर। हम तो बैठाएंगे जबरदस्ती, बैठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं बैठाएंगे भाई, आप बैठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए मंकी वाज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ठीक, ब्रांच ऑफ ए ट्री चाहे ट्री, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर है पेड़ के डाली पर, यानी डाली के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ये सही होगा। तो जब ऐसा कहे कि मंकी वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच, यानी ब्रांच जब हो तब हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ब्रांच ना कहकर केवल ट्री कहे तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे शेड वाला था, अगर शेड में कहे तो इन का प्रयोग करेंगे, अगर कहे कि केवल पेड़ के नीचे तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक। उम्मीद है आपका एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस में जो अंडरलाइन है वर्ड हुज, ये क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? नाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाउन जो है ना पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना थिंग का नाम है। या फिर नाउन के लिए सबसे आसान डेफिनेशन जो कि मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया है कि जिसको या तो हम देख सके या छू सके या महसूस कर सके। तो हुज को क्या देखिएगा, छूइएगा, मतलब कि जाहिर सी बात है हुज तो होगा नहीं किसी भी कीमत पर। प्रोनाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रहा नाउन, और नाउन के तुरंत पहले क्या होता है? नाउन के तुरंत पहले प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। लेकिन याद रखिए अगर ऐसा ही हम लिख दें
हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। तो यहाँ पे जो हमारा हुज होगा ये प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि यह हुज अपने बाद नाउन नहीं लिया है, लेकिन यह हुज अपने बाद क्या लिया है, नाउन लिया है। तो जब हुज अपने बाद नाउन ले लिया तो प्रोनाउन हो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हुज अपने बाद नाउन नहीं लिया है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम रेडी टू से दिस डैश हर फेस। मैं यह उसके मुंह पर कहने के लिए, उसके चेहरे पर कहने, चेहरे पर कहने का मतलब कि मुंह पर। लोग कहता है नहीं कि हिम्मत है तो मेरे मुंह पर कुछ कह के दिखाओ। लोग किसी के बारे में कोई चुगली करता है कि हाँ तुम्हारे बारे में फलाना ऐसा बोल रहा था, तो बोलता है क्या तुम उसके मुंह पर ये बात कह सकते हो? तो आदमी क्या बोलेगा, यस आई एम रेडी टू से दिस डैश हर फेस, मैं उसके मुंह पर यह बात कहने को तैयार हूँ। तो क्या होगा, एट हर फेस, ऑन हर फेस, इन हर फेस या टू हर फेस। तो मान लो कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा टू हर फेस। आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस, मैं उसके मुंह पर यह बात कहने के लिए तैयार हूँ। आंसर डी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ आवर फैमिली दैट आई हैव बीन लुकिंग। दिस इज द परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर है हमारे परिवार का जिसकी मैं तलाश में रहा हूँ। तो क्या होगा, याद रखिए यहाँ पे लुकिंग के बाद हम, लुक मतलब होता है देखना, और इसी लुक में जब हम फॉर लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है तलाश या खोज, तलाश या खोज। तो बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाले पार्ट में इधर है, यानी कि लुकिंग जो है, लुकिंग अपने बाद क्या लेगा, फॉर, यानी कि सही हो जाएगा लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, जिसका अर्थ क्या होगा, तलाश या खोज। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द टेररिस्ट मेंबर ऑफ लश्कर ताइबा अटैक्ड ऑन द ताज होटल इन नवंबर 2008। लश्कर ताइबा का द टेररिस्ट मेंबर, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ताइबा, उसका एक सदस्य, उसके सदस्य लोग, मेंबर्स है, सदस्य लोग अटैक्ड ऑन द ताज होटल, ताज होटल पर अटैक किए थे। कब, तो नवंबर 2008 में। तो क्या सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर नहीं है? बिल्कुल है। देखिए याद रखिएगा, अटैक, अटैक जो है, अटैक का अर्थ दो तरीके से होता है। एक होता है नाउन के रूप में और एक होता है वर्ब के रूप में। एक होता है अटैक मतलब हमला करना, और एक होता है हमला। तो जब हमला के अर्थ में हो तो इसके साथ हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जब नाउन के रूप में यूज हुआ हो। लेकिन जब वर्ब के रूप में यूज हुआ हो तो नो प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। अटैक का प्रयोग दो सेंस में होता है, नाउन का अर्थ में होता है, वर्ब के भी अर्थ में होता है। तो जब नाउन का अर्थ में हो तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ब के रूप में किया गया हो अटैक का प्रयोग तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहीं पे देखिए द टेररिस्ट मेंबर ऑफ लश्कर जो है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब का काम कर रहा है, और इसलिए अटैक्ड के बाद ऑन जो है अनिवार्य रूप से लगा है, इसलिए यह कट हो जाएगा। सही आंसर मतलब ऑन को हटा देंगे तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, तो उन वर्ड्स को भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहें तो। ठीक, जैसे में देख लीजिए इंश्योर, सामान्य अर्थ में इन सब के बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इंश्योर, डिमांड, बोर्ड, स्ट्रेस, रिजेंबल, कंप्राइज, डायरेक्ट, कंसर्न, अटैक, इन्वेड, इन्वेस्टिगेट, सक्सीड, साइन, डिस्क्राइब, रेसिस्ट, बिफॉल, एम्फेसाइज, परवेड, अफेक्ट, कंपनी, कंसाइडर, ऑर्डर, रिग्रेट, अवेट, वायोलेट, लैक, प्रीसीड, डिस्कस, ज्वाइन। सामान्य अर्थ में इनके साथ जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हो भी सकता है। जैसे यहाँ पे अटैक देख लीजिए, सामान्य अर्थ में अटैक के साथ नहीं होगा, लेकिन जब नाउन का काम कर रहा है तो हो गया इसके साथ। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव वर्कड इंडस्ट्रियसली, तुमने बहुत ही मेहनत से काम को किया है, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, तुमने कंपनी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया है। आरंट यू, किए हो ना, तुमने कंपनी के ग्रोथ के लिए
और इसके विकास के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया है, किए हो ना, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग में बहुत ईजी चीज़ है। क्वेश्चन टैग में जो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, उस सेंटेंस का जो सेंटेंस उसके पहले दिया रहता है, उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब होता है, उसी के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है या एक्सुलरी वर्ब है, क्या है, हैव है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग लगेगा, इसी के अनुसार लगेगा। तो आरंट ना लिखकर हम हैवंट लिखेंगे, हैवंट यू, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सी, आरंट के जगह पर हैवंट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस लास्ट 2 years। क्या इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई एरर है? देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री सिंस 2 years। पिछले 2 साल से देश के इस भाग में वर्षा नहीं हुई है, इसका अर्थ होगा। तो क्या यहाँ पे कोई गलत है? तो देखिए, याद रखिएगा, गलत है ये। कहाँ गया भाई साहब, सिंस। लास्ट 2 years जो है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। अब कैसे पहचाने कि कौन पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अगर वहाँ पे आप नहीं देखे हो वीडियो को, तो फिर से बता देता हूँ। पीरियड ऑफ टाइम से ये व्यक्त होता है कि काम कितना देर हुआ, और पॉइंट ऑफ टाइम से ये पता चलता है कि काम कब से शुरू हुआ। तो जहाँ कितना का भाव व्यक्त हो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, और जहाँ कब से भाव व्यक्त हो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। यानी कि मतलब जहाँ ऐसा पता चले कि काम कितना देर हुआ है, वहाँ पे फॉर लगाएंगे। जब ये पता चले कि काम शुरू कब हुआ था, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डैश रेगुलर प्रैक्टिस सी इज गेटिंग फैटर। रोज के प्रैक्टिस के बावजूद वह क्या, मोटी होती जा रही है। याद रखिएगा, गेट अपने बाद हमेशा जो है कंपैरेटिव डिग्री लेता है, ठीक। तो रोज के एक्सरसाइज के बावजूद वह मोटी होती जा रही है, सी इज गेटिंग फैटर, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल सही है, इन स्पाइट नहीं होगा क्योंकि इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है। ऑल्दो यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा बी, इन स्पाइट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस के, रेगुलर प्रैक्टिस के बावजूद भी वह मोटी होती जा रही है, यानी कि दबा के खा रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ही हैज़ गिवन मी 10-20 डैश नोट्स। उसने मुझे 10-20 रुपए के नोट दिए हैं। तो क्या होगा, रुपीज़ होगा या चारों में से क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी 2 नाउन एक साथ हो, 2 नाउन बोल देता हूँ, जब भी कोई 2 नाउन एक साथ हो, तो केवल 2 या 2 से अधिक नाउन एक साथ दिया गया हो, तो केवल अंतिम वाला जो नाउन होता है उसी को प्लूरल बनाते हैं। तो रूपी को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपी। सी हैज़ गिवन मी 10-20 रुपी नोट। उसने मुझे 10-20 रुपए के नोट दिए। तो केवल अंतिम पार्ट यानी कि नोट्स जो है ये प्लूरल बनेगा, रुपी जो है वो प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक। अगर ये नोट नहीं होता तो रुपीज़ को प्लूरल बनाता। अगर ऐसा आता क्वेश्चन कि ही हैज़ गिवन मी 20 रुपीज़, तो यहाँ पे केवल रुपीज़ ही एक नाउन है, इसलिए इसको हम प्लूरल बना देंगे। लेकिन यहाँ पे नोट भी नाउन है और रुपीज़ भी नाउन। तो जब 2 नाउन एक साथ हो, तो पहला वाला नाउन जो होता है एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और एडजेक्टिव का हम एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोगों का आंसर रुपी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। वे लोग नहीं जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैड कम फ्रॉम, हैव कम फ्रॉम, हैज़ कम फ्रॉम या कम। तो हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि जो हैड है तो हैड प्लूरल लेता है। अब रह गया कि कम भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट V3 का V1 का यहाँ पे प्रयोग होगा नहीं। V1 का प्रयोग हो सकता है लेकिन होगा नहीं, ठीक।
चलिए जो बताना है वो साफ साफ बताता हूँ, गोल नहीं घुमाऊंगा सीधे। देखिए बात मेरा कहने का ये है कि सेंटेंस जो है कंडीशनल वाक्य है और एक तरफ जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब कहिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कहने का मतलब भाई डिड नॉट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना है, तो एक तरफ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, दूसरा तरफ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये, जैसे कि चोर के आने के पुलिस भाग चुका था, ठीक। तो इसी प्रकार हो जाएगा दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक। और वैसे भी जब सेंटेंस का एक पार्ट जो है पास्ट टेंस में है तो दूसरा पार्ट किस चीज़ में होगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन टॉक टू ईच बॉय। अंडरलाइन वर्ड ईच जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है या रेसिप्रोकल प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए तो सबसे पहला तो काम हम लोग को ये देखना है कि पहले हम चूज कर ले कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए बॉय है, बॉय नाउन हो गया और नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन के पहले जब आएगा एडजेक्टिव आएगा, तो प्रोनाउन वाला ऑप्शन दोनों कट गया, बाकी जो एडजेक्टिव है वो दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा। ए कहिए तो चाहे डी कहिए तो, बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ और होगा वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोर देन 1 पर्सन डैश इन द एक्सीडेंट। एक से अधिक लोग एक्सीडेंट में मारे गए, तो क्या लिखेंगे हम, वर किल्ड लिखेंगे, आर किल्ड लिखेंगे, हैव बीन किल्ड लिखेंगे या वाज किल्ड लिखेंगे। याद रखिएगा जब सेंटेंस में लिखा हो मोर देन 1, जब वाक्य में मोर देन 1 लिखा हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब। सेम ऐसा ही हो लेकिन लिखा हो मोर देन 1 की जगह ये प्लूरल है, जैसे कह दे 3 कह दे, 4 कह दे, 10 कह दे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब। सब सेम है, लेकिन जब मोर देन 1 रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जब मोर देन एक से अधिक रहेगा तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, मोर देन 1 पर्सन, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब खोजिए। वर प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा। आर प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा। हैव बीन प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा, वाज किल्ड। मोर देन 1 पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो सही आंसर हो जाएगा डी। हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगे लेकिन आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिएबिलिटी का साइनोनिम हमें बताना है, ठीक। लिएबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व या कर्ज, दायित्व या कर्ज। डेब्ट का अर्थ होता है कर्ज, बाकी जो है वीकनेस मतलब कमजोरी, पावर मतलब शक्ति, और क्रेडिट मतलब क्या होता है, साख, साख कहते हैं या ऋण भी कहते हैं, ना साख नहीं, ऋण तो डेब्ट होता है, साख बोलते हैं, और भी कोई वर्ड होगा तो, लेकिन इकोनॉमिक्स के दुनिया में साख कहते हैं। तो हम लोग का तो आंसर ये वाला हो जाएगा ए, क्योंकि लिएबिलिटी मतलब होता है दायित्व या कर्ज, और डेब्ट मतलब होता है कर्ज, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमलगमेट, अमलगमेट का साइनोनिम बताना है। तो सबसे पहला अमलगमेट का अर्थ क्या होता है, अमलगमेट का अर्थ होता है मिलाना, क्या होता है, मिलाना, ठीक। तो देख लीजिए, ट्राई मतलब कोशिश करना, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मिक्स मतलब मिलाना, और हेट मतलब नफरत करना, तो एक ही आंसर हो जाएगा सी, मिक्स। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का सेशन मिसलेनियस ग्रामर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 16, जिसमें मैंने टोटल 20 प्रश्नों को बताया, जिसमें कुछ फिलर रहे, बहुत सारे कॉमन इरर रहे, यानी कि इरर डिटेक्शन रहे, और उस इरर डिटेक्शन में भी अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा आपको सेशन लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना राय सुझाव दीजिए, जिस पर मैं कुछ अगर कमी रह गई हो तो मैं उस पर अमल करने का जरूर प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए।